सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 पोल साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ था उसमें हमने देखा कि रजवाड़ों का विलय किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ता के साथ सभी रजवाड़ों को भारत में मिलने के लिए आमंत्रित किया और एक दो बाधाएं थी उनको भी किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको किस प्रकार से पहले जो गृह मंत्री थे उन्होंने किस प्रकार से मनाया। आज उन दो रियासतों के बारे में पढ़ेंगे जिन पर क्या हुई बड़ी पेचीदगी और बड़ा मेहनत करनी पड़ी, बड़ी शक्ति दिखानी पड़ी। हैदराबाद की सियासत बहुत बड़ी थी, रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज भी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद के शासन को निजाम कहा जाता था। वह दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों में से शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके में किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन के सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई। महिलाओं की बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस के आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन की देख निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया गया। इसे रचनाकार कहा जाता था। रचनाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रचनाकारों में गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। रचनाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ हैदराबाद भारत में विलय हो गई। ये थी हैदराबाद की कहानी कि किस प्रकार पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी मेहनत करके निजाम को भारत में विलय करवाया। मणिपुर आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसकी एवज में उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया। इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर की विधानसभा में यह भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचन विधानसभा के परामर्श दिए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला। वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार इससे सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। यहाँ पर एक कार्टून दिखाया गया है। इस कार्टून में क्या दिखाया जाता है कि राजा किस प्रकार जनता के ऊपर बैठा हुआ है। रियासत की जनता है, विदेशी मामलों के प्रति राजा को, और यहाँ दूसरी तरफ क्या चाह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चाह रहे हैं कि मुझे बस आप उठने की ज़रूरत नहीं, बैठे रहिए, लेकिन मुझे ये जो आपकी पावर है, जो दस्तावेज है वो चाहिए, यानी मुझे आप की हमें चाहिए। यह कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहाँ के शासकों के आपसी संबंधों पर टिप्पणी करता है।
पटेल रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे उसकी एक झलक इस कार्टून में देखी गई है कि कितने सुलझे हुए इंसान थे। यानी राजा का भी मान रखना और उसे कहीं आंतरिक या बाह्य तौर पर भारत में मिलाना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही ये संभव हो सका। आगे का जो पॉइंट बनता है वो है राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी भी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था, प्रांतों की सीमाओं में इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। ब्रिटिश सरकार जितने भी क्षेत्र को जीत लिया था उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। इसका राष्ट्रीय सरकार के इसे सीमांकन और बनावटी मानकर खारिज कर दिया गया। उसे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया गया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। दरअसल इसके बाद इस सिद्धांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। जैसे पंजाब का अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाकों के आधार पर बनाया गया। समितियां ब्रिटिश इंडिया प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश को टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों का गठन दूसरी सामाजिक चुनौतियों से ध्यान भटका सकता है, जबकि देश में चुनौतियों की चपेट में यानी बहुत पहले ही समस्या थी। केंद्रीय नेतृत्व इस मसले को स्थापित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी ताज़ा थी। केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों को ने चुनौती दी। पुराने मद्रास में प्रांत तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसे कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी है। विशाल आंध्र आंदोलन में आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने के लिए अभियान चलाया गया। मांग मद्रास के प्रांत तेलुगु भाषी इलाकों में अलग से एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। तेलुगु भाषी क्षेत्र में लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां प्रधान प्रांत भाषाई पुनर्गठन में शामिल थी। केंद्र सरकार के ने हाँ ना दुविधा में इसकी मनोदशा का इस आंदोलन में जोर पकड़ा। कांग्रेस नेता दिग्गज गांधीवादी पोटी श्री रामुलुम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली। आंध्र प्रदेश जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल गए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों को विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 में दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य की घोषणा की। प्यारे बच्चों, आज के लिए जो होमवर्क बनेगा वो ये था कि हैदराबाद और मणिपुर रियासत को किस प्रकार भारत में विलय किया गया और राज्यों का पुनर्गठन कैसे संभव हो सका भाषाई आधार पर। तो आज के लिए इतना ही।